रही है। तो मंदी का मतलब ये है कि सरकार के पास रेवेन्यूज की भी थोड़ा कमी रहेगी। तो उनको उन चीजों में खर्चा करना चाहिए जिनसे इकोनॉमी को बूस्ट मिले, और उस बूस्ट के साथ साथ थोड़ा जॉब क्रिएशन भी हो। ये आवश्यक हो जाता है कि सरकार अपने डेफिसिट को भी थोड़ा नीचे लाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है खर्चे का, पर बहुत समझदारी से खर्चा करना होगा। हेल्थ और एजुकेशन पे सरकार को ज्यादा खर्चा करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ाने हैं। आईएमएफ ने हाल में अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या भारत मंदी से बच जाएगा या मंदी का असर उस पर सबसे कम होगा? अगर हम एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो बजट से हमेशा यही उम्मीद करता है कि बजट ऐसा हो कि उससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले और नई नौकरी के मौके पैदा हो। तो क्या वित्त मंत्री जी ऐसी घोषणाएं इस बजट में करने वाली हैं? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डीके जोशी जी। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बजट की हमारी इस खास सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल एक आम आदमी की भाषा में अगर हम पूछे तो बजट में सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले, खासकर नए रोजगार के मौके पैदा हो? आ रही है। तो मंदी का मतलब ये है कि सरकार के पास रेवेन्यूज की भी थोड़ा कमी रहेगी। तो उनको उन चीजों में खर्चा करना चाहिए जिनसे इकोनॉमी को बूस्ट मिले, और उस बूस्ट के साथ साथ थोड़ा जॉब क्रिएशन भी हो। तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि आप सब्सिडी बिल बढ़ाइए अपना, दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट का फायदा इकोनॉमी को ज्यादा होता है, और डायरेक्ट कंजम्पशन स्पेंडिंग का फायदा कम होता है। तो मेरा ये मानना है कि इस स्थिति में अगर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस और फर्टिलाइजर प्राइसेस वगैरह थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो सरकार के पास थोड़ा ऑप्शन होगा कि अपनी सब्सिडी काटें और साथ साथ वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ डायरेक्ट करें। इस ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें ये आवश्यक हो जाता है कि सरकार अपने डेफिसिट को भी थोड़ा नीचे लाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है खर्चे का, पर बहुत समझदारी से खर्चा करना होगा। सर, जैसे आईएमएफ ने अभी हाल में इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया इज एन ब्राइट स्पॉट। तो पहला तो ये कि क्या इसका मतलब ये है कि भारत में मंदी नहीं आएगी? नहीं, इसका मतलब यह है कि जो अभी ग्लोबल सिचुएशन है उसमें भारत की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। वो तो जीडीपी ग्रोथ रेट से भी दिखाई दे रहा है। तो अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अमंग लार्ज इकोनॉमीज। उसके साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर भी हेल्दी है, बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस कम है, कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, डिजिटलाइजेशन अच्छी तरह चल रहा है। तो ये सब, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस है। तो ये सब कुल मिला के एक तरह से पॉजिटिविटी जनरेट करता है। और क्योंकि अभी इस ग्लोबल सिनेरियो में जो सप्लाई चेन है वो भी रिकन्फिगर हो रही है, तो उस सिचुएशन में इंडिया एक उसकी अपनी स्ट्रेंथ के कारण एक मजबूत इकोनॉमी दिखाई देता है, और थोड़ा रेजिलियंस भी दिखाई देती है। तो ये रिलेटिव है, रिलेटिव टू अदर लार्ज इकोनॉमीज हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इस समय कई फैक्टर्स के कारण इंडिया थोड़ा स्वीट स्पॉट में है। पर मंदी अवश्य आएगी, पर उतनी नहीं आएगी जितनी एडवांस कंट्रीज में या दूसरे देशों में आएगी। साल 2008 में भी ऐसे ही कहा गया था कि भारत पे मंदी नहीं आएगी या उसका असर नहीं आएगा, लेकिन फिर बाद में मंदी का असर दिखा और छटनी भी हुई। और ऐसे ही अगर अब अभी की भी बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज में छटनी हो रही है। इवन सात भारतीय कंपनियों ने भी छटनी की है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और यही कि किस हद तक भारत मंदी से बच सकता है या कितना असर उस पर पड़ सकता है? जो सिचुएशन है, जो ग्लोबल स्लोडाउन की बात चल रही है, उसमें जो स्लोडाउन आ रहा है वो एडवांस कंट्रीज में आ रहा है। तो यूएस, यूरोप, इनमें रिसेशन की बात की जा रही है। हमारे इन कंट्रीज के साथ ट्रेड लिंक है। हमारा 45% एक्सपोर्ट जो है वो एडवांस कंट्रीज को जाता है। तो ऑब्वियसली अगर वहां पे माहौल ठीक नहीं है, इकोनॉमिक माहौल, तो उसका असर हमारे ऊपर अवश्य पड़ेगा। और इसका जो थोड़ा छंटनी वाला हो रही है, ये मंदी के दौर में ये यही होता है। ये कोई नई बात नहीं है, और ये एडवांस कंट्रीज में शायद हमसे ज्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ा कम होगी। तो ये कहना नहीं, ठीक नहीं होगा कि हम एक तरह से डीकपल्ड हैं एडवांस कंट्रीज के साथ। हम इंटरकनेक्टेड हैं, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कैपिटल फ्लोज आते हैं। तो इस स्थिति में जो ग्लोबल मंदी है उसका असर हम पे अवश्य दिखाई देगा। और ये थोड़ा सा अगला साल जो है वो चैलेंजिंग है, क्योंकि ग्लोबल मंदी के साथ साथ हमें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसका असर भी थोड़ा इकोनॉमी में दिखाई देगा। जियोपॉलिटिक्स इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इन सब का कुल मिला के
हम पे असर अवश्य पड़ेगा, पर क्योंकि इंडिया का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी ज्यादा बड़ा है रिलेटिवली, तो इसलिए एक तरह से कुशन हमको मिलता है इस तरह की स्थिति में। तो रिलेटिव पोजीशन में हम हमारी स्थिति इस समय अच्छी है आज की डेट में। मंदी का असर कब तक नजर आएगा और भारत को उससे बाहर निकलने में कितना समय लगेगा? देखिए, हमारी हमारी जो फोरकास्ट है वो यह है कि 2023-24 में इकोनॉमी 6% के आसपास ग्रो करेगी। इसको मतलब आप बहुत ज्यादा मंदी तो नहीं कहेंगे, पर हाँ मतलब जो 2022-23 की ग्रोथ है उससे वो नीचे है। और ये इसका असर थोड़ा तो अवश्य पड़ेगा जॉब मार्केट्स में, उन सेक्टर्स में खासकर जो ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा लिंक्ड है, जो एक्सपोर्ट लिंक सेक्टर्स बने हैं, उनमें ज्यादा आपको इसका असर दिखाई देगा। और हमारा ये मानना है कि ये क्योंकि जो पीक इम्पैक्ट आएगा ग्लोबली वो कभी मतलब 2023 के बीच में आएगा, उसी पीरियड में इंडिया में भी हमारा इन सब फैक्टर्स का पीक इम्पैक्ट दिखाई देगा। और उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी फिर वापस 7% के आसपास ग्रोथ उससे अगले साल से रजिस्टर करना शुरू करेगी। तो एक तरह से थोड़ा माइल्ड स्लो डाउन है जिसको हम देख रहे हैं। सर, भारत के आगे एक बड़ा अहम सवाल है कि भारत जो है चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखता है। तो ऐसे में खासकर ये जो बजट है मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। तो भारत सरकार को, स्पेशली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को क्या ऐसी घोषणाएं करनी पड़ेंगी कि भारत अपने उस सपने को या को पाने के लिए, अपने उस टारगेट को पाने के लिए आगे अग्रसर हो या आगे बढ़े, उसके लिए क्या घोषणाएं इसको करनी होंगी? देखिए, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो निर्भर करती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिचुएशन क्या है, वो इस निर्भर करती है कि उस पे कि आपका लेबर कितना इफेक्टिव है। हमारे पास सप्लाई तो बहुत ज्यादा है लेबर की, पर उतना क्वालिफाइड लेबर नहीं है। और तीसरा एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। तो इन्वेस्टमेंट का जहां तक सवाल है, वो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में अवश्य इन्वेस्ट कर रही है, और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ स्कीम्स हैं पीएलआई वगैरह जिनसे उनको बढ़ावा मिल रहा है इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में। तो एक तो कैपिटल को, आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चाइना में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो उनके यहाँ मंदी है, अभी भी हमसे काफी ज्यादा बना हुआ है। और दूसरा यह है कि लेबर फोर्स जो है उसको स्किल करना पड़ेगा, ताकि वो उसमें ये क्षमता हो कि वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सके। उसके लिए हमें रीस्किलिंग की आवश्यकता होगी। हेल्थ और एजुकेशन पे सरकार को ज्यादा खर्चा करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ाने हैं। और जो एफिशिएंसी है वो रिफॉर्म से आती है, और जितना ज्यादा सरकार रिफॉर्म करेगी उतना ज्यादा हमें उसका बेनिफिट अगले कुछ सालों में मिलेगा। अब चाइना जो है उसका तो साइज हमसे काफी बड़ा है, और वो दुनिया की मतलब सब फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो उसके साथ उसके बराबर पहुंचना तो अभी फिलहाल बहुत वक्त लगेगा। उसके लिए हमें काफी फास्ट भी ग्रो करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर हम 7 और 8% के बीच में अपना ग्रोथ रखना चाहते हैं, तो वो जो कि अच्छा टारगेट है, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, क्या इन्वेस्टमेंट्स, लेबर फोर्स विच इज केपेबल, और एफिशिएंसी फ्रॉम रिफॉर्म्स, ये तीन चीजें बहुत आवश्यक हो जाती हैं, और इन पे बजट को फोकस करना चाहिए। जी। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चर्चाएं इस बात पर हुई हैं कि जो ग्रामीण इकोनॉमी है वो निकलने लगी है कोविड के उससे। तो ऐसे में अब सरकार को बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्या घोषणाएं करनी होंगी ताकि वो और मेन स्ट्रीम के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ सके? नहीं, आपकी बात ठीक है कि ग्रामीण इकोनॉमी में थोड़ा पॉजिटिविटी आई है। एग्रीकल्चर तो पैंडेमिक के में भी और अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है, और क्योंकि फूड इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ी है, तो उसका फायदा कुछ किसानों को भी अवश्य मिलता है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रूरल जो वेजेस हैं वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही है। तो ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, जो अगर रूरल इकोनॉमी को ड्यूरेबल गेन्स देने हैं तो आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और साथ साथ तो इस तरह से ग्रामीण आवास योजना या फिर रूरल डेवलपमेंट, इन चीजों में आपको खर्चा करके उन कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी रूरल रूरल एरियाज में। उसका उसका असर जो है आपको आगे कई सालों तक दिखाई देगा। तो आई थिंक रूरल इकोनॉमी का जो मुद्दा है वो एक बजट से नहीं निपटाया जा सकता। उसके लिए आपको एक सस्टेन्ड एफर्ट आपको चाहिए, जो कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव करे, इंडस्ट्रीज रूरल इकोनॉमी की तरफ जाए। तो ये सब एक
ये इमीडिएटली नहीं किया जा सकता, पर वो उस जो अभी हो सरकार कदम उठा रही है उनको और ज्यादा करने की आवश्यकता है। पर जैसा कि मैंने कहा, सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है इन सारी चीजों को करने के लिए। तो वो एक तरह से बजट हमेशा की तरह एक बैलेंसिंग एक्ट होगा। और इस समय क्योंकि ये जो परिप्रेक्ष्य है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो इतना चैलेंजिंग है, तो बजट को बहुत ही ज्यादा समझदारी से अपनी एलोकेशंस करने होंगे। तो खासकर बजट 2023 में फिस्कल डेफिसिट को लेकर सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने कहा है कि हम अपना डेफिसिट को नीचे लाएंगे, और बाय 2025-26 वो उसको 4.5% में फिस्कल डेफिसिट लाना चाहते हैं। कोविड के टाइम पे डेफिसिट और डेट दोनों बहुत बढ़ गए थे, तो हमारे क्योंकि हमारा डेट हमारे जो कंपेरेबल इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हमें ये आवश्यक हो जाता है कि हम जो डेफिसिट को वो धीरे धीरे नीचे लाएं। तो डेफिसिट को नीचे लाते हुए, एक्सपेंडिचर को रिस्ट्रक्चर करते हुए सरकार इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट कर सकती है, ये हमें फरवरी 1 को पता चलेगा। सर, मुझे उम्मीद है कि 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी तो जो सुझाव हैं, खासकर फिस्कल डेफिसिट को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, और जो विश्व स्तर पर मंदी का जो एक डर कॉमन मैन को भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी इस बार नौकरी चली जाए, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बजट में सरकार ऐसी घोषणाएं करेंगी कि जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।